Okay, so let's start the class. आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो चैप्टर का नाम हमारा क्या था बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने मेथड ऑफ इंडक्शन में हमने पढ़ा था क्या कि मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय चेंजिंग द BA cos थीटा। थीटा को चेंज करते हुए अगर हम लोग ईएमएफ इंड्यूस करेंगे तो हमें जो ईएमएफ मिलेगा वो क्या होगा? एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा। इसी के बारे में हमें बात करनी है। हम लोग डील करेंगे कैसे ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ डेवलप हुआ अगले स्लाइड्स में। बट बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्या ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करी जाए कि अभी तक हम लोगों ने जो करंट पढ़ा है या जो भी हमने सोर्स ऑफ पोटेंशियल पढ़े हैं उसे हम लोगों ने क्या बोला है? ईएमएफ बोला है। ठीक है, दे आर ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात किया जा रहा है। ठीक, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी एक ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ ईएमएफ जिसके मैग्नीट्यूड में वेरिएशन हो और जो उसकी पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी क्या हो? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो। और कैसे? एक बार पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो इसकी पोलैरिटी चेंज होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज एक्चुअली नोन एज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट जो होगा इसकी वजह से करंट जिस भी सर्किट में फ्लो होगा उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर। क्या क्या चीजें हमारे इस चैप्टर में है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, व्हाट इज ईएमएफ? कौन सा ईएमएफ? ये जो आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो ईएमएफ क्या है? उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। उस करंट की वैल्यू क्या होगी? तो बेसिकली E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये एक साइनोसॉइडल इक्वेशन है। साइनोसॉइडल इक्वेशन होने का मतलब क्या हो गया? जो साइन का ग्राफ जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से क्या होगा? हमारा ईएमएफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज रिप्रेजेंट करता है क्या? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। उसी तरीके से I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों हम कहते हैं क्या? दीज आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और वी कैन से इट इज द जनरल इक्वेशन विच इज एक्चुअली अ टाइम डिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टाइम। तो इसको हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सबसे पहली चीज। उसके बाद जब हम इस ईएमएफ को डिस्कस कर लेंगे तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। तो एक लेक्चर का हमारा ये मोटिव होगा कि हम लोग इन चीजों को समझ में आए। ठीक है, क्या क्या? द फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल वैल्यू ऑफ ईएमएफ और वी कैन से द टाइम वेरिंग वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट। उसी तरीके से एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट और उसी तरीके से आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ करंट। तो बेसिकली हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू किसकी ऑल्टरनेटिंग करंट की दिखेगी तो इट कुड बी इनटू द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म और इनटू द एवरेज फॉर्म और आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आपके पास पता होगा जिसकी वजह से आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस वी विल डेराइव द रिलेशन। कौन सा रिलेशन बेटा? इनमें जो इंटर रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग बेसिकली यहाँ पर डेराइव करेंगे। तो पहला पोर्शन तो हमारा इस चैप्टर का ये हो जाएगा। नाउ व्हेन वी विल कम टू द सेकेंड पोर्शन, दिस वन दैट इज नोन एज व्हाट? एसी सर्किट। एसी सर्किट जैसे आप लोगों ने सर्किट पढ़ा था जब किसमें? डीसी में, जहां पर आपकी बैटरी इस्तेमाल की जाती थी। जब बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ डीसी करंट, है ना। तो वहां पर भी आपको सर्किट समझ में आया था। सर्किट में आपका रेजिस्टेंस होता है, आपके पास कैपेसिटर होता है और एक नया जिसे हम कहते हैं क्या? इंडक्टर। ये इंडक्टर होगा। ठीक है, तो बेसिकली 1, 2 एंड 3 ये तीन ही ऐसे कंपोनेंट होंगे जो कि सर्किट में यूज होंगे एज अ पैसिव कंपोनेंट। क्या बोला मैंने? पैसिव कंपोनेंट। अब दिमाग में आ रहा होगा सर व्हाट इज पैसिव कंपोनेंट? सो जो ईएमएफ को
क्या करें, ड्रॉप करें, जो ईएमएफ अपने थ्रू क्या करेंगे, हमने क्या करा, ईएमएफ अप्लाई किया। देखो एक होता है ईएमएफ अप्लाइड और एक होता है ईएमएफ कंज्यूम्ड और ड्रॉप्ड। जैसे हमारे पास यहां पर अगर मैं एक सर्किट बनाऊं और ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया, एंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी लेट सपोज 12 वोल्ट, सो वॉट एवर द पोटेंशियल of the battery, let's say its internal resistance is also 2 ohm, है ना, और ये कितना है, मान लो 10 ओम का है। ठीक, तो ये जो करंट यहाँ पर ड्रॉ करेगा कौन, रेजिस्टेंस R, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज V इज 12 अपॉन 10 plus 2, both are in series, that is 12. So what is the amount of current, 1 ampere. So 1 ampere current is flowing into this circuit. But अगर मैं पूछूं कि what is the potential drop across the 10 ohm resistance, so you will say the potential across 10 ohm resistance, let's say V1 is nothing but I into R, that is 1 into 10, that is 10 volt. So this 10 volt is what, the potential drop in the circuit, है ना। तो यहां पर कौन है पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए, केवल और केवल आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज व्हाट, नथिंग बट रेजिस्टेंस। But in AC circuit, we will use all the three components. They are called resistance, capacitance, and inductance or inductor. Okay, so we will use all the three passive components. And who will be the active component? The source of alternating EMF. Source of alternating EMF. कौन है? That is AC generator. So that AC generator will produce or will provide the EMF, that is called applied EMF here. ये क्या हो जाएगा आपका applied EMF, जबकि ये जो तीनों सोर्सेज हैं they will consume the EMF और consume the potential in this case। तो ये जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ड्रॉप्ड पोटेंशियल और कंज्यूम्ड पोटेंशियल। तो इसके बिहाफ पे अगर सर्किट बनाया जाए, तो वी विल हैव अ सर्किट नंबर 1, दैट इज प्योर रजिस्टर सर्किट, जिसमें केवल और केवल क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि एक सर्किट यहां दिख रहा है। बट अब आपका सोर्स क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग सोर्स हो जाएगा। द नेक्स्ट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें केवल और केवल इंडक्टर होगा L। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें केवल और केवल कैपेसिटर होगा C। तो L, C और R, ये तीनों सर्किट अलग अलग हो गए, बिल्कुल इंडिविजुअल इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन वी विल कम टू द circuit in which L and C, L means inductor and C for capacitor, only L and C are into the circuit component। as a passive component क्या क्या होगा, L और C होगा। उसी तरीके से प्योर RC सर्किट, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से RL सर्किट। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन, एंड finally we will get a circuit in which all the components are present, that is called LCR circuit। ओके, यहां पर देखने में बहुत सारा लग रहा है कि इतना सारा सर्किट पढ़ना होगा, बट नहीं, स्टार्टिंग के 3 पढ़ने के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल इजी हो जाएंगी। उसके लिए हमें फेजर डायग्राम पढ़ना होगा, वो मैं तुम्हें बिल्कुल इसमें पढ़ाऊंगा सेकंड वाले लेक्चर में। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि यहां पर जब LCR सर्किट की बात होती है या फिर आपके पास LC सर्किट की बात होती है, तो देयर इज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या बोला जाता है बेटा, रेजोनेंस ऑफ द सर्किट। So we will deal in great detail with about the resonance। तो resonance भी आपको पढ़ना होगा, और resonance is the most important part of this chapter, जिसके बारे में हमें डील करना होगा। So this is the second part of the chapter। Now when we will finish the resonance, we will come to the next point, that is called application of alternating current। application of alternating current में सबसे पहली बात आती है क्या, पावर कंजम्पशन। जब हम पावर कंजम्पशन की बात करते हैं, है ना, तो यहां पर पावर क्या होता है, पहले ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही जब पावर कंजम्पशन की बात होती है, तो इट कुड बी हाउस होल्ड सर्किट और किसी भी कॉमर्शियल सर्किट की बात करी जाए। ठीक है, इन दोनों में ही क्या होगा, कॉमर्शियल सर्किट हो या हाउस होल्ड सर्किट हो, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आता है वो AC होता है या DC होता है, पहले ये क्लियर कर दूं मैं तुम्हें। तो वो क्या होता है बेटा, AC सप्लाई होता है। घर में जो भी पावर सप्लाई आता है बाहर पोल से, वो क्या होता है, AC सप्लाई। AC सप्लाई में लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना। तो ये जो 220 वोल्ट लिखा होता है, ये 220 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या वो
इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, क्या वो इसे पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, क्या वो एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, या आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ईएमएस नहीं आरएमएस, है ना। तो आरएमएस वैल्यू एक्चुअली ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कौन, ये जो है 220 वोल्ट। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। क्या बोला जाता है बेटा, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया कि हमें पावर कंजम्पशन की बात करनी होगी। याद करो मैंने डीसी सर्किट में पावर के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया था, तो हम लोग उसको भी यहाँ पर पावर को डिस्कस कर लेंगे। एक एप्लीकेशन तो ये हो जाएगा। द सेकेंड एप्लीकेशन दैट इज एलसी ऑसिलेटर्स। रिमेंबर द ऑसिलेटर, ऑसिलेटर वाज यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में हमने ऑसिलेटर को इस्तेमाल किया था, तो दिस ऑसिलेटर वाज यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन में यूज किया गया ये ऑसिलेटर एक्चुअली एलसी ऑसिलेटर होता है। हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द इक्वेशन, एंड चूंकि ऑसिलेशन की बात आती है तो समवेयर इट इज कनेक्टेड विद द ऑसिलेशन, है ना, द चैप्टर ऑफ क्लास 11, so we'll deal with the oscillator as well. And the third point is that is choke coil, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जो अगर बात करें चोक कॉयल, तो ये चोक कॉयल क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल आपके लिए नया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सर्किट के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ सीबीएसई ऑफ दिस सेमेस्टर, लेकिन हम लोग ईएमडब्ल्यू भी इसी सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे, ईएम वेव। तो ईएम वेव भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिलहाल अभी ऑल्टरनेटिंग करंट को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द ईएमएफ एंड एवरेज वैल्यू, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कि ये ईएमएफ जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट डेवलप कैसे हुआ, इसकी कहानी को हम लोग को समझना है, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, एसी जनरेटर। व्हाट इज एसी जनरेटर, लेट्स डील विद इट, है ना। एसी जनरेटर क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे डेवलप होता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली डेवलप कैसे होता है, तो उसका बेसिक रीजन अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे डेवलप होता है बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय द थ्री प्रोसेस, phi is equals to b a cos theta, b a by changing the magnetic field, by changing the area, and the third point is by changing the orientation, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, दिस इज द कॉइल, सी ये क्या है, कॉइल दिख रहा है बेटा यहां डायग्राम में, दिस इज द कॉइल, सी, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मैकेनिकली रोटेट दिस कॉइल। कैसे रोटेट कराने वाले हैं बेटा हम लोग, मैकेनिकली, मतलब हम लोग किसी मशीन के थ्रू क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे। रोटेट कराने से क्या होगा, मान लो ये किसी स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सोचो अगर कोई भी कॉइल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, मान लो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, दिस इज द स्पीड ओमेगा। तो इन टी टाइम what is the angle covered by this rotating object, so you will say sir omega is equals to theta upon t, so theta can be written as omega into t, yes this theta can be written as omega into t, means by changing the orientation, orientation का मतलब जो आपका यहाँ पर ये जो कॉइल दिख रहा है इसका किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो एंगल है, किसके किसके बीच में, एंगल बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी आर गोइंग टू चेंज दिस एंगल, और ये एंगल कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है साइक्लिकली, तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर हम लोग जो ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, दैट ईएमएफ विल बी एन एसी ईएमएफ। लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट विल चेंज। तो हमने कहा यार देख फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, b इंटू ए कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा इंटू टी, है ना। अगर हम फाई ये किसी एक कॉइल से है, इफ वी हैव n number of coil, so we can say the total flux is equals to nothing but nba cos omega t, this is the equation number 1. So what must be the value of emf, that is minus d phi by dt, phi मतलब phi total,
So what will you do? You will differentiate this equation, minus of differentiation of n BA cos omega t divided by or with respect to t. n BA is constant, so minus n BA differentiation of cos omega t, what will you get? dt. cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एन बी ए। टी के साथ कोफिशिएंट क्या है? ओमेगा, वो बाहर आ जाएगा और कॉस की जगह क्या हो जाएगा बेटा? साइन ओमेगा टी। सो दिस इज व्हाट ईएमएफ। ठीक है, जो यहां पर ईएमएफ डेवलप हुआ उसे क्या बोलेंगे? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एसी जनरेटर। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है क्या है बेटा? आपका एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में आपको अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होती है? ये स्प्लिट, यहां गर्व लिखा हुआ है, यहां पर होता है स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग। दिस रिंग इज अ कंप्लीट रिंग, ठीक है, विच इज कनेक्टेड विद वन एंड ऑफ द coil and this one is the other slip ring, ठीक है, which is connected with the other end of the coil। ठीक है, अब ये क्या होगा? जब ये रोटेट करेगा तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है, that flux will change। if flux will change then definitely EMF will induce, and जो EMF induce होगा उसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी बेटा? E is equals to NBA sin ओमेगा t। और ये होता है लोड। लोड का मतलब होता है जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट लेना होता है ना? जैसे घर में हम लोगों ने जनरेटर ऑन किया तो घर का पूरा लोड कौन उठाएगा? अब जनरेटर उठाएगा। क्लियर हुई बात? नाउ दिस ऑल, हाँ बोलो बेटा। सर जब कॉइल घूमेगा तो सर उलझेगा नहीं? उलझेगा नहीं? हाँ, चलो ये अच्छा सवाल है तुम्हारा। मैंने स्लिप रिंग बताया, इसको थोड़ा और डिटेलिंग कर देता हूँ। ये देखो बेटा, ये जो स्लिप रिंग होता है ना, ये किस पे कनेक्टेड होता है? एक शाफ्ट पे कनेक्टेड होता है। सी, ये पूरा पूरा क्या होता है? शाफ्ट होता है। शाफ्ट मतलब एक रॉड है एक तरीके से, और ये स्लिप रिंग इसके साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है। और यहां पर आपको जो चीज दिख रही है ये, दिस इज एक्चुअली नोन एज कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश, देखो यहां ब्रश का नाम लिखा हुआ है। एंड दिस कार्बन ब्रश इज एक्चुअली अ कंडक्टिंग ब्रश, जो कि ये होता है फिक्स्ड। कौन? कंडक्टिंग ब्रश, जो कि कार्बन ब्रश ये क्या है बेटा? यहां पर फिक्स्ड है, और ये इसके साथ बस केवल कांटेक्ट क्रिएट करता है, और कांटेक्ट जो क्रिएट होता है इसके रोटेशन के साथ केवल उसे टच करता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये रोटेट हो रहा है, ये बस रोटेट होगा और बस इसमें कांटेक्ट बना रहेगा। दूसरी वजह क्या है कार्बन का इस्तेमाल करने का? तो कार्बन मतलब ग्रेफाइट, एक्चुअली ग्रेफाइट ही इस्तेमाल की जाती है। तो इस ग्रेफाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? स्लिपरी होता है ना? वो एक लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए इस कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है टू मेंटेन or to keep the contact of outer circuit. This is the outer circuit with the internal circuit. Is that okay? सर वोल्टेज कैसे इंक्रीज किया जाएगा इस पे, अगर वोल्टेज इंक्रीज करना हो तो? वोल्टेज इंक्रीज करना हो, बिल्कुल हम आते हैं। अभी ये समझ में आया कि ईएमएफ डेवलप हुआ? यस सर। सी, हमने जो ईएमएफ यहां डेवलप किया E इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू क्या है? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ध्यान से समझना, ये हो गया क्या? दिस इज द इक्वेशन। नाउ एन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स। किसमें? ये जो आपका यहां पर कॉयल रखा हुआ था ना बेटा, ऐसा रेक्टेंगुलर कॉयल, सी, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, कितने कॉयल है बेटा? एन नंबर ऑफ कॉयल है, पहली चीज। बी क्या है? बी इज द मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन बाय दिस परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। बी। ए क्या है? ए इज द एरिया ऑफ द कॉयल, दिस कॉयल हैज सम एरिया ए। ठीक है, और ओमेगा क्या है बेटा? जिस स्पीड से आप इसे रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, और साइन ओमेगा टी तो वेरिएबल है जिसके साथ ये वैल्यू
कंटिन्यूसली वेरी करेगा। ये बात तो समझ में आया। अब तुमने कहा सर ये जो ईएमएफ है ना, इसमें अगर मैं बात करूं किसी एक फॉर अ पर्टिकुलर, है ना, जनरेटर, हमने कहा तुमने अपने घर पर एक जनरेटर लाया जिसकी जो पावर है वो कितने की है बेटा, मान लो 2 kVA की है। 2 kVA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 2 किलो वोल्ट, यानी कि 2000 वोल्ट कैन बी जनरेटेड, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी पर्टिकुलर जनरेटर के लिए आप क्या बोलोगे कि उसमें टर्न्स तो पहले से फिक्स हैं, उसमें परमानेंट मैग्नेट पहले से फिक्स है, उसका एरिया पहले ही बनाया जा चुका है, और जो जनरेटर है ना, जो इंजन उसके साथ लगा है वो किस रेट से रोटेट करेगा, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, है ना, किसी एक जनरेटर के लिए। सो दीज आर द वैल्यूज विच आर इनिशियली फिक्स्ड, है ना, एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। क्या बोला जाता है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मींस यहां पर देखो कि मैक्सिमम आप कितना ईएमएफ डेवलप कर सकते हो इस कॉइल से, दैट इज कॉल्ड ई नॉट, हेंस इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई नॉट साइन ओमेगा टी, पहली चीज। तो ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ई नॉट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, by changing the magnetic field, by changing the area, by changing the rotational speed. Is that okay? बोलो, अब क्लियर हुआ बेटा तुम्हारी बात? Yes, sir. So this is how we can change the value of EMF. So let's see. Suppose we have an EMF having this sinusoidal graph. We have other EMF having this sinusoidal graph. Okay? So can you tell me which one has greater amplitude? Sir, the yellow one. A या B के पास? तो आपका आंसर होगा क्या? A has the greater amplitude. इसका मतलब जो E नॉट ऑफ A है और E नॉट ऑफ B है, मतलब क्या हुआ? E नॉट ऑफ A का मतलब क्या? पीक वैल्यू ऑफ A, और E नॉट ऑफ B का मतलब क्या हो गया? पीक वैल्यू ऑफ B, ठीक है। तो इन दोनों में से जो पीक वैल्यूज हैं वो पीक वैल्यू किसकी ज्यादा है? A की ज्यादा है। अच्छा, तो सर अगर मैं यहां पर E नॉट ऑफ A के लिए फॉर्मूला लिखूं N बी ए ओमेगा, और E नॉट ऑफ B के लिए फॉर्मूला लिखूं तो N बी ए ओमेगा, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब N बी ए ओमेगा में से कोई ना कोई फैक्टर, या हो सकता है एक ही फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो सकता है, 3 फैक्टर हो सकता है, या सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सारे फैक्टर्स मिलकर क्या कर रहे हैं? इसकी वैल्यू को बड़ा बना रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? मैंने कहा नहीं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, एरिया दोनों में सेम है, ओमेगा दोनों का सेम है, तो व्हाट इज द फैक्टर विच इज एक्चुअली चेंजिंग द मैग्नीट्यूड? सो इट इज नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ E नॉट A एंड E नॉट B, so you will simply say sir N1 by N2, you can give the answer. Is that okay? क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 जनरेटर, ठीक है, having the turns ratio 1:2, and the area of coil are 4:1. Both are operated with the same machine, ठीक है, and
their permanent magnet what produces same magnetic field, then which of the following is the ratio of first their peak values. ठीक है, तुमने क्या क्या बोला बेटा? पीक वैल्यूज. ऑप्शन इज ए बी सी डी. 1:4, 1:8, 8:1, 1:2, 2:1. बताओ विच ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट? 2:1. बाकी लोग क्या आंसर सही होगा बेटा? ई होगा, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है बेटा? टर्न्स रेशियो यानी कि n1/n2 दिया गया है, दैट इज 1:2. और क्या दिया गया है? एरिया, दैट इज a1/a2, दैट इज 4:1, है ना? तो पीक वैल्यूज यानी कि E01 E02 का रेशियो क्या हो जाएगा? n1a1/n2a2. समझ आ रही बात? अब तुमसे यही पीक वैल्यू ना पूछ के बोलता क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर EMF एट एनी टाइम? सी, बस केवल इतना बोल देता, एट एनी टाइम. एनी टाइम का मतलब क्या? इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज टॉकिंग अबाउट द जनरल वैल्यू E, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी. ओके, सो एट एनी टाइम मीन्स दोनों के लिए टाइम सेम है. क्या ओमेगा दोनों के लिए सेम है? तो यस, ओमेगा इज ऑल्सो सेम. हेंस वी कैन से E1 इज इक्वल्स टू E01 साइन ओमेगा टी, E2 इज इक्वल्स टू E02 साइन ओमेगा टी. ओमेगा किस पे डिपेंड करता है बेटा? मशीन पर. और मशीन क्या है? सेम है. बोलो बात समझ में आया ना? So in this case when you will take the ratio, ये भी cancel out हो जाएगा. So you can say yes, the value of their EMF at any time will also be into the same ratio, that is 2:1. Is that okay? Everyone? Yes. Okay. Yes, sir. So these kind of questions can be asked. तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या है. सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी. आया कहां से बेटा? एक्चुअली E इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी है. ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? E0 के बराबर हो जाएगी. तो सिंपली हमें यहां से पता चलता है क्या? दैट E0 इज द पीक वैल्यू, और सिंपली वी कैन से पीक वैल्यू, और एम्पलीट्यूड ऑल्सो वी कैन से NBA ओमेगा. समझ आ गई बात इतनी? कंक्लूडेड टॉपिक. नाउ अब तुमसे क्या है कि सर ये जो E इज इक्वल्स टू है E0 साइन ओमेगा टी, है ना, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करिए. तो ग्राफ कैसा होगा बेटा? देखो साइन के जैसा होगा ग्राफ, है ना. व्हाट अबाउट इट्स टाइम पीरियड? तो ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2π/t. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? 2π/ओमेगा. बोलो हाँ या ना? अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 2πf इज इक्वल्स टू ओमेगा. सो ओमेगा अपॉन 2π विल बी व्हाट? द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? AC, ऑल्टरनेटिंग EMF. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आपका ये ऑल्टरनेटिंग EMF है ना, उसके पास उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसका टाइम पीरियड भी होगा. क्यों? क्योंकि इट इज अ साइनोसॉइडल वेव. ठीक है, तो दिस इज व्हाट? द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? इसका वेवलेंथ बोला जा सकता है. ठीक, टाइम जो लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, उसे टाइम t बोला जा सकता है ना. एक सेकंड में मान लो यहां तक ये पहुंच रहा है तो उसे फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा. नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में क्या हो गया? नंबर ऑफ साइकिल. इज दैट ओके?
अच्छा, अब ये बात हो गई क्या, एक स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात हो गई, स्टैंडर्ड ईएमएफ। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, देखो मैं यहां पर बता देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not an AC? A, B, C, D. कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए? सर डी। डी। जल्दी से और बेटा बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? एवरीवन, व्हाट शुड बी द आंसर? बोल भाई जल्दी से। ऑल ऑफ अबव। सबको क्लियर है ना एकदम? आवाज नहीं आ रही यार तुम लोगों की, जल्दी बोल। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो डी को आंसर टिक कर दिया जाए और -1 लेकर घर चले जाना। सर ऑप्शन ए होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है, देखो घबराने की बात नहीं है, पहली बार में गलत हो गया अच्छी बात है, याद रहेगा तुम्हें। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, ठीक है। सी दिस इज पॉजिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव यार? सी दिस इज नथिंग बट अ टाइम, ये टाइम है और ये क्या है, ईएमएफ का डिस्प्लेसमेंट है। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ऊपर का ईएमएफ कैसा होता है, पॉजिटिव, ये 0, और नीचे का कैसा होता है, नेगेटिव। सो इफ द ईएमएफ इज चेंजिंग ऑल्टरनेटली पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे हो रहा है। सी पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, यस दिस इज एन एसी। बट इसे क्या बोला जाता है बेटा, सॉ टूथ, ठीक है। इसका वेव फॉर्म कैसा है, सॉ टूथ फॉर्म है, ठीक है। ये देखो, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या दिस इज ऑल्सो एन एसी। इसे क्या बोला जाता है बेटा, स्क्वायर वेव। इज दैट ओके? दिस इज व्हाट, a sinusoidal wave, but it is positive, 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 positive. It is not changing its polarity alternately, hence this is not an AC. Is that okay? You can take the screenshot, this is a temporary slide. आगे बढ़ें। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आपको मुझे लगता है क्या फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे एक चीज और बता दूंगा, हमारे जो घर में पावर सप्लाई आता है, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, उस पावर सप्लाई में क्या लिखा होता है भाई, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या, 50 हर्ट्ज द फ्रीक्वेंसी ऑफ alternating current or EMF is 50 cycle per second. Is that okay? सर अभी नहीं क्लियर हुआ, थोड़ा सा और। सी दिस इज EMF, ये इसकी कौन सी वैल्यू है बेटा, पीक वैल्यू नहीं है, रिमेंबर ये कौन सी वैल्यू है, इफेक्टिव। वी विल टॉक अबाउट द इफेक्टिव वैल्यू एज वेल। पहले अभी ये समझते हैं, यहां से क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से चलता जाएगा बेटा, ठीक। और कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, सी 1 50 2 3
4 5 6 एंड इस तरीके से कितने 50 साइकिल 50. किसमें इन 1 सेकेंड. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द 50 हर्ट्ज. द मीनिंग ऑफ दिस इज 50 हर्ट्ज. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रखी जाती है. फॉर एग्जांपल अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई इस्तेमाल करी जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर सप्लाई है एक साइकिल में ये जीरो है. कौन ईएमएफ जीरो होता है यहाँ पर. देखो ये देखो ईएमएफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा और मैक्सिमम हुआ. फिर अब क्या होगा, घट रहा है, घटते घटते क्या होगा, जीरो होगा. फिर जीरो से क्या होगा, नेगेटिव में बढ़ेगा, बढ़ते 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 क्या होगा, मैक्सिमम. देन अगेन घटते घटते क्या होगा, जीरो आ जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रही है. किसकी वैल्यू बढ़ रही है, सी टाइम बढ़ा. टाइम यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग देख ईएमएफ ये है, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग ईएमएफ ये है, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग ईएमएफ ये है, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग ईएमएफ ये है. अलग अलग टाइम पर ईएमएफ की अलग अलग वैल्यूज हमें देखने को मिल रही हैं. ठीक है, तो ये जो है पीक और वैल्यूज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक सेकंड में है ना कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये बेटा, 50 साइकिल. और सिंगल वन साइकिल में ये जीरो से कितनी बार पास हो रहा है. यहाँ अभी मैं टच नहीं कराया हूं क्योंकि यहां से जब टच कर जाएगा तो अगला साइकिल शुरू हो जाएगा. इज दैट ओके. फिर यहां रोक दिया. ठीक, तो ये जीरो पर था, यहाँ ईएमएफ जीरो है, यहां पर ईएमएफ जीरो है. तो दो बार क्या हुआ, एक साइकिल में ईएमएफ कितनी बार जीरो हो रहा है बेटा, 2 टाइम्स. तो इन 50 साइकिल हाउ मेनी टाइम्स विल बिकम जीरो, 100 टाइम्स. 100 टाइम्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ईएमएफ जीरो हो जाना. मतलब अगर एक हमारे पास सर्किट है तो उस सर्किट में जो ईएमएफ है वो कितनी बार जीरो हो रहा है. जीरो होने का मतलब क्या, सर्किट का ऑफ हो जाना. हाउ मेनी टाइम्स इट इज, 100 टाइम्स. बट ये जो ऑल्टरनेट प्रोसेस है इट इज टू फास्ट, है ना. सो वी कैन नॉट ऑब्जर्व. ठीक है, हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. बोलो ये बात समझ में आ गई बेटा. चलो अब इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. तो व्हाट इज एसी, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस continuously with the time and direction reverses periodically, है ना. in contrast to it the direct current is that current which flows with constant magnitude in the same direction as shown in figure. ये क्या है, डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट क्या होता है भाई, सी दिस इज अ डायरेक्ट करंट, this is a direct current. Let's suppose this is 5 volt, it will remain 5 volt, है ना. it is not going to change. so this is what, direct current. तो तुम कहोगे सर फिर आपने ये जो बनाया था क्या ये डायरेक्ट करंट है. तो आप कह सकते हो क्या, yes it is a kind of direct current but not a pure direct current. why, because its magnitude is changing continuously but there is no alternation, hence its direction is constant. Direction is constant means its polarity is constant, that is positive. और तो सर हम ये भी कह सकते हैं सर ये दिस इज अ करंट, दिस इज ऑल्सो अ डीसी. यस दिस इज अ डीसी, इट्स पोलरिटी इज ऑलवेज नेगेटिव. यस दिस कुड बी अ डीसी, है ना. तो ये चीज आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है. ओके, मूविंग ऑन. सो तो हमें ये तो समझ में आ गया क्या कि हमारे पास जो वैल्यू है ईएमएफ की वो क्या हो गई, वो क्लियर हो गई. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू. यहां पर हम लोग बात किसके पे करेंगे, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पे. अब एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ समझना. एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल. एवरेज कैसे लिया जाता है बेटा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है. मान लो कोई ये x1 x2 x3 ऐसे n नंबर ऑफ डेटा हैं, तो x एवरेज कैसे लेते हो बताओ. x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन n, यही होता है ना बेटा. और इसको लिखते हो सम ऑफ xi, i के वैल्यू 1 to n अपॉन n. ठीक है, ये हो जाता है. और ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहां पर तुम इसको बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ, यहां पर जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स को हमने ऐड कर दिया. समेशन को अगर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए
तो इसे क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जैसे हमारे पास यहां पर क्या है, दिस इज वन साइकिल, ठीक, ये क्या है, जीरो, इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल टी। तो ये हो गया वन साइकिल। अब इस पूरे वन साइकिल में करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूस चेंज हो रही है। देखो अलग अलग जगहों पर अलग अलग करंट मिल रहा है तुम्हें। बट व्हाट इफ वी वांट टू एवरेज द वैल्यू, है ना। तो एवरेज करंट कैसे निकाला जाएगा, एवरेज करंट, तो एवरेज करंट का मतलब क्या हो गया, 1/t। कितने टाइम के लिए तुम्हें एवरेज करना है, t टाइम के लिए। किसको एवरेज करना है बेटा, इस EMF E को। E की वैल्यू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, तो हम उसको क्या कर लेंगे, E को dt से इंटीग्रेट करके इसका एवरेज निकाल लेंगे। कहां से कहां तक बेटा, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी। ठीक है, मतलब E किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो दिस इज हाउ वी टेक द एवरेज। मीनिंग क्या होता है इसका, मैं ऑल्टरनेटिंग करंट में बिल्कुल समझाने वाला हूं। तो जरा तुम मुझे बताओ, 1/t अगर कर दिया जाए, E की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। जीरो टू टी, ई नॉट को बाहर रख दो, ई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो टू टी। टी के साथ क्या आ रहा है, ओमेगा, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, डिवीजन में आ जाएगा। बोलो, ये आ जाएगा आपका डिवीजन में। इसका मतलब क्या हो गया, E एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी फ्रॉम जीरो टू टी। दिस विल गिव यू ई नॉट अपॉन 2 पाई। क्यों भाई 2 पाई, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई सी। अब यहां पर टी की जगह अपर लिमिट रखोगे तो माइनस ऑफ कॉस अपर लिमिट, ओमेगा की जगह रख दोगे क्या, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल टी। यस, माइनस माइनस प्लस कॉस, अब टी की जगह जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ टी से टी कैंसिल आउट हो गया। दिस इज ई नॉट अपॉन 2 पाई माइनस ऑफ कॉस, यहाँ क्या बचा, कॉस 2 पाई प्लस कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो एवरेज वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, क्या तुम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ साइनोसॉइडल ग्राफ, उसका एरिया ओवरऑल क्या आता है, 0। वाई, बिकॉज द एवरेज वैल्यू ऑफ अपर साइकिल इज, लेट सपोज प्लस ए, तो द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर साइकिल विल बी व्हाट, माइनस ए। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। इसी की वजह से ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं समझाऊं अगर, कि अगर हमारे पास यहां पर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है और लेट सपोज यहां पर एक रेजिस्टेंस इससे लगा दिया, ठीक है, और इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के स्विच को मैंने कितने देर के लिए ऑन किया, जस्ट फॉर 1 टाइम पीरियड। कितने के लिए भाई, t सेकंड के लिए, t सेकंड के लिए मैंने ऑन किया। तो ये t सेकंड में यहां पर कितना चार्ज इस डायरेक्शन में भेजेगा, लेट सपोज q, है ना। कब, जब इसका फर्स्ट हाफ साइकिल चलेगा, मतलब क्या हुआ, ये साइकिल चलेगा ऐसा, यहां पर, यहां से लेके यहां तक। तो लेट सपोज ये वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव। तो करंट किधर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। कितना चार्ज फ्लो कराएगा, इतना चार्ज फ्लो कराएगा। तो फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल जब इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। Now the current will start flowing in opposite direction, means
जितना चार्ज इसने भेजा था उतना ही चार्ज क्या कर लेगा, ये विथड्रॉ कर लेगा। तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट, व्हाट इज द नेट एवरेज वैल्यू, दैट इज 0। आर यू गेटिंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस और नॉट? बोलो बेटा। सर ये दोबारा बता दीजिए लास्ट। मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास यहां पर मैं एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दूं, सोर्स ऑफ ईएमएफ मैंने क्या लगा दिया, ऑल्टरनेटिंग लगा दिया, और कितने टाइम के लिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, केवल और केवल उसके वन टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूं। इस वन टाइम पीरियड में ये कितना पोटेंशियल वेरी करेगा यहां से लेके यहां तक, तो पोटेंशियल ये पॉजिटिव पहले लोब चलेगा इतने टाइम के लिए। सो दिस पॉजिटिव विल, लेट सपोज यहां पॉजिटिव दे रहा है और यहां निगेटिव दे रहा है, इसका मतलब सर्किट में ये वाला पोर्शन पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन निगेटिव, कितने टाइम के लिए, t/2 सेकेंड के लिए। और इसने सर्किट में क्या किया, जो चार्ज को फ्लो कराया, लेट सपोज इट्स वैल्यू इज q, और वो इस डायरेक्शन में फ्लो कराया, पॉजिटिव में ले रहा हूं इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में लिया, ठीक है। बट फॉर द नेक्स्ट t/2 सेकेंड व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट चेंज इट्स पोलैरिटी। व्हाई, सी यहां पर अब तो पोलैरिटी ऑपोजिट हो गई ना बेटा, यही तो मतलब है ऑल्टरनेशन का। तो अब ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। नेगेटिव होते ही करंट किधर से फ्लो करना शुरू करेगा, इधर से फ्लो करना शुरू करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, जो भी करंट फ्लो करेगा वो कितना चार्ज फ्लो कराएगा, Q। तो Q चार्ज यहां से तुमने भेजा था, अब वहां से क्या कर लोगे, वापस उतना ही चार्ज वापस बुला लोगे। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द नेट चार्ज सप्लाइड in the circuit, what will be the answer, 0। if the net charge is 0, what is the formula for I average, the total charge upon total time। so what is the total charge, 0 in this case, yes। if it is 0 so average value will also be what, 0 or not। बोलो बेटा, समझ आई बात ये? It means in one complete cycle, over a complete cycle, if we will take the average EMF or average current, ठीक है, average EMF और average current, what is the meaning of average current बताऊं तुम्हें मैं, see E is equals to E naught sin omega t। अगर यहां पर रेजिस्टेंस लगा है R और EMF मैंने यही अप्लाई कर दिया, कौन सा, ये EMF अप्लाई कर दिया, तो कितना करंट फ्लो करेगा, I is equals to E अपॉन आर। E का मतलब ये वाला E, उसकी जगह वैल्यू रखोगे तो E नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इस पूरे को, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो सी द इक्वेशन ऑफ करंट एंड EMF बोथ आर सेम, बस क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू I नॉट इंटू आर, मतलब V बराबर IR का फॉर्मूला होता है ना, वही मैंने बोल दिया। तो अगर आप यहां पर पीक ईएमएफ ले रहे हो तो पीक करंट आपको मिलेगा। ये फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए, सभी के लिए। सी अगर हमने ई इस्तेमाल किया जनरल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो जनरल वैल्यू ऑफ करंट इनटू आर। आपने अगर यहां पर ई नॉट इस्तेमाल किया तो ई आई नॉट इंटू आर। अगर आप यहां पर ई एवरेज का भी इस्तेमाल करिएगा तो आई एवरेज आप इस्तेमाल करिएगा इंटू आर। ई आर एम एस का भी इस्तेमाल करिएगा तो आई आर एम एस इंटू आर इस्तेमाल करिएगा। दिस इज हाउ वी यूज द ओम्स लॉ फॉर्मूला इन एसी, ठीक है यार। तो मैं अगर कभी तुमसे ईएमएफ बोलूं या करंट बोलूं, तो करंट बोलने का मतलब ये वाला इक्वेशन, ईएमएफ बोलने का ये वाला इक्वेशन। बोलो बात समझ में आया? So this is what the value of EMF in one complete cycle। मतलब क्या हुआ कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, क्या भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इट इज एक्चुअली, अगर नेट करंट चार्ज की बात करें तो इट इज नॉट सप्लाइंग एनी चार्ज इन द सर्किट इन वन साइकिल। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो
आई एवरेज है, इसी को हम आई डीसी भी बोलते हैं। डीसी का मतलब क्या, यहाँ पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है उसका इफेक्टिव वैल्यू कितना है, तो कुछ पॉजिटिव इफेक्टिव वैल्यू होगी तो उतना ही नेगेटिव इफेक्टिव वैल्यू होगा। ठीक, तो नेट करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। अब सोचो तुम्हारे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसी गैल्वेनोमीटर से आपने बनाया था क्या, एक वोल्ट मीटर, और इसी से बनाया था आपने एक अमीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर है और अमीटर है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डीसी करंट। किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा, डीसी करंट के लिए। इन केस ऑफ एसी करंट ये क्या मेजर करेगा, ये केवल डीसी मेजर करता था, तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी हियर, आई एवरेज या आई डीसी की वैल्यू है कितनी, 0 है। बोलो बात समझ गए। यस सर। तो दिस इज फॉर वन कंप्लीट साइकिल, है ना। तो इस पूरे वन कंप्लीट साइकिल की कहानी में आप कभी भी बात करेंगे तो यू विल गेट अ नेट इफेक्टिव करंट दैट इज 0। बट अगर इसी चीज को हम लोग क्या करें, यहां पर देखो इसलिए लिख दिया, ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द एसी। क्या इस्तेमाल होगा ये आगे बताऊंगा कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो आपने, हाँ बोलो। सर एवरेज करंट 0 आ रहा है तो वोल्टेज 220 वोल्ट का कैसे है? वही मैं अब दिखाने जा रहा हूं बेटा, उसी बात की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो फुल साइकिल में, यहां पर वन कंप्लीट साइकिल की बात करी जा रही है, उसमें क्या होता है, 0 देखने को मिलता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पर कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। बट ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। है क्या यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। कुछ इफेक्टिव करंट यहां पर फ्लो हो रहा है पॉजिटिव में, और कुछ इफेक्टिव करंट आपको नेगेटिव में फ्लो हो रहा है। तो इफ यू एक्चुअली वांट कि यार कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उस करंट का जो मेजरमेंट होता है इट इज डन ओवर हाफ साइकिल। किसमें मेजर किया जाएगा बेटा, ओवर हाफ साइकिल, रिमेंबर दिस। इसीलिए यहां पर अब हम लोग किसके कैलकुलेशन करने की बात करने वाले हैं बेटा, हाफ साइकिल की। तो कभी भी याद रखना, एसी में जब भी वैल्यू के कैलकुलेशन की बात होती है तो वी एक्चुअली डन ओवर द हाफ साइकिल, ठीक है। तो होता क्या है एवरेज करंट का मतलब, देखो यहाँ स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, मैं समझा भी देता हूं। ये कहता है क्या कि इस हाफ साइकिल में, आपने अभी भी बात किया था ना कि जो ये सर्किट है, यहां पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने हाफ साइकिल में कुछ चार्ज यहां पर भेजा था, ठीक, और अगले हाफ साइकिल में उतना ही चार्ज क्या कर लिया था इसने, विड्रॉ कर लिया था। तो इससे मैं वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ओवरऑल तो मेरा नलीफाई हो जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, या तो मैं ये चार्ज कैलकुलेट कर लूं या तो मैं ये चार्ज कैलकुलेट कर लूं। मतलब द चार्ज इन फर्स्ट हाफ साइकिल, है ना, या तो ये कैलकुलेट कर लूं या तो इस हाफ साइकिल में कैलकुलेट करो, विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो हमने कहा क्या कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, आई एवरेज और आई डीसी क्या होता है। तो आई एवरेज, किसका एवरेज भाई, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू है वो उस डीसी करंट के बराबर है जो, याद रखना, उतना ही चार्ज सर्किट में फ्लो कराता है। ध्यान रखना, सर्किट में फ्लो कराता है जितना एक एसी करंट T/2 में, यानी कि हाफ टाइम पीरियड में फ्लो कराए। फ्लो कराने का मतलब ईदर इट इज गिविंग द चार्ज और इट इज विड्रॉइंग द चार्ज, बोथ आर इंक्लूडेड इनटू दिस, दोनों में से कोई एक। ध्यान से समझना, यहां पर लिखा क्या,
It is defined as the value of direct current which sends the same charge in the circuit in the same time as is sent by given alternating current in its half time period. ठीक है, समझ आ गई बात? मेरी बात को फिर से ध्यान से समझना। हमने कहा क्या कि ये कितना चार्ज फ्लो कराया, Q चार्ज फ्लो कराया, किसने? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ने। लेट सपोज इस करंट ने कितना चार्ज फ्लो कराया, इतना चार्ज फ्लो कराया। अच्छा, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू डी टी। अच्छा, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं कितने के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए, तो आई कैन गेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यू टू alternating current in half time period. Yes sir, we can say this. Okay, तो इतना ही अमाउंट चार्ज, कितना अमाउंट चार्ज, Q के बराबर कौन फ्लो कराए, कोई DC वैल्यू। तो लेट सपोज I इज इक्वल टू आई डी सी इज इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो कराना है, Q, कितने टाइम पीरियड में, उतने ही टाइम पीरियड में, T/2 में। बोलो, तो हम कह सकते हैं Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये IDC into T/2. This is the amount of charge due to the DC current and this is the amount of charge due to the AC current, and if both charges are equal then we can say this amount of DC is equivalent to the average value of an AC current. Okay, this is the important part. समझ आया बेटा इतनी बात? इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आई डी सी इंटू T/2, 0 to T/2 I into dt. Hence IDC can be written as 2 upon T, बारिश हो रही है क्या, 2 upon T integration from 0 to T/2 I into dt. So this is how we can draw the formula for IDC. Okay, अब देखो हमने क्या फॉर्मूला निकाल लिया IDC का, दैट इज, यहां मत करिए, IDC इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T I into dt. इक्वेशन नंबर 1, I की वैल्यू है क्या, I नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2, put this value and integrate this up to T/2. So you will get the value of IDC, that is 2/T/2. I की जगह क्या लिख दिया जाएगा, I नॉट जो कि बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, दैट इज 0 to T/2, और दिस कैन बी रिटन 2I नॉट अपॉन टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 to T/2, और वी कैन से 2I नॉट अपॉन ओमेगा इंटू कैपिटल टी, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस, ओमेगा की जगह रखा 2/T और स्मॉल टी की जगह रखा क्या, ये वाली वैल्यू, दैट इज T/2, और माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री। सो you will get what, 2I नॉट अपॉन 2 पाई, T से T कट गया, 2 से 2 कट गया, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1। ओके, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IDC, दैट इज I नॉट 2 अपॉन 5, और IDC can be written as IDC or I average is actually equal to what, 2 upon pi into I naught is equal to 0.693 I naught. अब देखो, जिन बच्चों को डेरिवेशन समझ नहीं आया है, ठीक है, उनको दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। द कॉन्सेप्ट 1 इज
I average is equal to that DC current which sends the same amount of charge in t/2 time period time. ठीक है, IDC किसके बराबर है बेटा? इसके बराबर है। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है मैं बताता हूं। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज दिस, I average is equals to IDC, that is 2 upon pi I naught 0.693 I naught। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि I average is 69.3% of peak value, है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं देखो, सिंपल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is correct? Which of the following statement is correct? The first is the average value of EMF is equivalent to that DC EMF which produce the same amount of heat in t/2 seconds. The second, the average value of EMF is equivalent to that DC current which sends same amount of charge in t/2. C, the average value of current is equivalent to that DC current which sends same charge in t/2। तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा बताओ? बोलो बेटा। बी क्यों नहीं सही हो सकता है? याद रखना, EMF, the average value of EMF cannot be equal to the same amount of current। यहाँ करंट इस्तेमाल हुआ है या EMF इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहा है? हीट प्रोड्यूस्ड की बात कर रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। किसकी बात करनी है बेटा? चार्ज की बात करनी है, और वैल्यू ऑफ करंट है तो करंट यहाँ भी होना चाहिए। हो सकता है इसकी जगह EMF हो तो यहाँ भी EMF हो सकता है। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, और इसी पर बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बेटा। इतना समझ आ गया? यस सर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। दस बज के 9 मिनट हो गया, बस 2 मिनट और दो। सी, जो आरएमएस वैल्यू है, अब तुमसे पूछा जाए कि आरएमएस वैल्यू फिर क्या है यार? अगर तुम्हारे पास एवरेज वैल्यू समझ आ गई तो आरएमएस वैल्यू क्या है समझना। आरएमएस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन
आई स्क्वायर, इसी को क्या बोलेंगे IRMS, मतलब अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी। बट ये ऐसा आता कैसे है? तो एक्चुअल में RMS इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट। किससे रिलेटेड बेटा? ये हीटिंग इफेक्ट से। तो कहा जाता है क्या कि IRMS या फिर ERMS, मतलब किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू उस DC करंट के बराबर होता है जो कि सर्किट में उतना ही करंट प्रोड्यूस करे जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फिर से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। द IRMS ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज IRMS of an alternating current is equivalent to that DC current which produces same heating effect as produced by an alternating current। मतलब क्या हुआ जरा सोच, ये देख ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू तो बार बार बदल रही है ना, तो एक कुछ इफेक्टिव वैल्यू ही तो मिलेगी इसकी। ठीक है, सो दैट इफेक्टिव वैल्यू इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? RMS वैल्यू। ओके, याद रखना इस चीज को। तो यहीं पर ये डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which produces the same heating effect in the given resistor as it produced by the given alternating current when passed for the same time। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर I इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, तो देखो हमने कहा क्या, हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC, हीट कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा? I स्क्वायर R इंटू डी टी, और कितने टाइम के लिए? 0 से T टाइम के लिए। ये तो बोल सकते हैं हम लोग, अगर टोटल हीट की बात करी जाए तो यही होगा, 0 से T टाइम के लिए I स्क्वायर R इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1। हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC, वो कितना हो जाएगा सर? इट इज I स्क्वायर या IDC, और इस DC वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा? हम RMS बोलते हैं इसी DC को। तो लिखना चाहो तो DC लिख लो या RMS लिख लो, इनटू R, और कितने टाइम के लिए? कैपिटल T टाइम के लिए, 0 से T और यहाँ कैपिटल T। अच्छा, इसको इंटीग्रेट क्यों किया? क्योंकि ये जो है I, ये वेरिएबल है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC मस्ट बी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC। हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC कितना है? DC यहाँ लिख लो, DC हो गया, AC हो गया। IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू T, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R, तो बाहर आ ही सकता है, इंटू DT फ्रॉम 0 टू T। R से R कट गया, तो IRMS की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट हो गया, 1 अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T I स्क्वायर इंटू DT। So this is how we can get the general formula for a AC current। अब चूंकि यहां पर जो हमने AC करंट लिया उसका वैल्यू क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, हो सकता है तुम्हें एग्जाम में ऐसे दे दे, इफ द करंट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम 2t माइनस 1, तो व्हाट इज इट्स RMS वैल्यू? मान लो ऐसा दे दिया, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, तो क्या करोगे? I की जगह वैल्यू क्या पुट कर दोगे? ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या करना है? ये वैल्यू पुट करना है। तो सिंपली वी कैन से IRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T I नॉट का स्क्वायर, तो बाहर ले आया मैंने इसको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लेट से, और थर्ड लेट से। ठीक है, अब तुम्हें जरूरी है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जानना, दैट इज फ्रॉम 0 टू T। अब इसके लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 1 माइनस
cos 2 ओमेगा टी अपॉन सॉरी 0 to t कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी, यहां पर 1/2 तो बाहर आ गया, तो यहां पर इंटीग्रेशन में आ गया t माइनस cos दैट इज 2 ओमेगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 ओमेगा t इंटीग्रेशन, और फ्रॉम 0 to t कर दिया यहाँ पे। तो दैट विल गिव यू अ वैल्यू दैट इज 1/2, ये 2 को बाहर कर दिया था, 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया था t, अब ये अपर लिमिट रखेंगे दैट इज t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 पाई बाई टी इंटू कैपिटल टी, अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ये पूरा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, ये क्या दे देगा 1/2 टी, टी से टी कट गया, साइन 4 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, so you will get what t/2। ये वैल्यू किसकी आई, इस पूरे का वैल्यू आया कितना t/2। तो what can you write in RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू कैन बी रिटन एज what, देखो क्या बचा है I नॉट स्क्वायर अपॉन t, और यहां पर क्या आ जाएगा t/2, so you can write IRMS is equals to अंडर रूट क्या हो जाएगा I नॉट स्क्वायर अपॉन टी और इंटू t/2, t से t कट गया, अंडर रूट I नॉट स्क्वायर बाई 2, और सिंपली वी कैन से I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS। ये हो गया किसकी वैल्यू बेटा IRMS, और इसी को लिखते हैं 0.707 I नॉट। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहीं पर इंपॉर्टेंस कहां पर आ जाती है, क्या इन आवर हाउस होल्ड सर्किट इट इज रिटन 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। दिस द मीनिंग ऑफ 220 वोल्ट मीन्स इट इज द VRMS, और इसे ERMS भी बोल सकते हैं, E हो या A हो। वो कितना है 220 वोल्ट, मतलब क्या हुआ, मतलब जो इफेक्टिव वैल्यू है, जो हीटिंग प्रोड्यूस करेगा वो कितने वोल्ट से करेगा 220 वोल्ट से। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज, यस सर 1/√2 दैट इज 220। अच्छा, तो E नॉट इज इक्वल टू क्या 220 इंटू 1.414, मल्टीप्लाई करोगे तो E नॉट की वैल्यू आ जाएगी 311 वोल्ट लगभग में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है उसका जो पीक वैल्यू है वो कितना है 311 वोल्ट, उससे नीचे कौन आता है ये 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IDC, तो IDC मीन करंट दैट इज 0.693 I नॉट, दैट इज 0.693 I नॉट, IDC हो गया, और IRMS कितना था 0.707 I नॉट। तो RMS वैल्यू किससे ज्यादा बड़ी होती है, DC से बड़ी होती है, तो सबसे छोटा क्या होगा IDC दैट इज 191 वोल्ट यहां पर आता है। तो दिस इज एक्चुअली दिस डायरेक्ट करंट, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स दी DC इक्विवेलेंट, किसका, इसका, जो कि चार्ज से रिलेटेड होता है। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द RMS इक्विवेलेंट, जो कि हीट से रिलेटेड होता है, एंड दिस वैल्यू इज एक्चुअली नथिंग बट द पीक वैल्यू। So this is ultimately the peak value and RMS value and mean और DC value। बोलो ये बात समझ में आ गया। So this is the first part. If we'll talk about, see here, यहां पर देखो, तो पहला पार्ट क्या हो गया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो E एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी E नॉट 2 अपॉन पाई दैट इज 0.637, सॉरी यार 693 नहीं है 637, इसको करेक्ट कर लेना, पीछे जो लिखा है 693 नहीं है 637, कैलकुलेशन करने पर आता है
उसी तरीके से आई एवरेज की वैल्यू 0.637 आई नॉट हो जाएगा, ई आर एम एस की वैल्यू 707 ई नॉट हो जाएगा, आई आर एम एस की वैल्यू 707 आई नॉट हो जाएगा. So these formula are very important. We will discuss the questions related to this in next class. Okay. Any doubt किसी को भी? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है? हेलो. No, sir. ओके, नो सर. ठीक है. देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास. अभी के लिए आप लोग लीव कर सकते हो मीटिंग. टेक केयर. सर अटेंडेंस लगा लिया आपने? नहीं बेटा, अटेंडेंस नहीं लगाई और ना ही अभी आज लगाना है मुझे, कल से लगाऊंगा मैं अटेंडेंस. ठीक है. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय थैंक यू बाय. सर. Thank बाय. you, sir. थैंक यू.